गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टीरियो केमिस्ट्री में लास्ट में अपन ने आरएस नामकरण डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। आरएस नामकरण में मैंने आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल बता दिए थे। अब अपन दो कायरल सेंटर वाले यौगिक लेते हैं कि उनका आरएस नामकरण किस प्रकार किया जाता है। चलो, ये हेडिंग थी अपनी आरएस नामकरण। इसके लिए मैंने आपको सीआईपी रूल बताया था। सीआईपी रूल क्या था? कोन इनगोल्ड प्रीलोग रूल। उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कायरल सेंटर में जो चार प्रतिस्थापी होते हैं, सबसे पहले इनको प्रायिकता के बढ़ते या घटते क्रम में अपन व्यवस्थित करते हैं। प्रायिकता का क्रम कैसे डिसाइड करते हैं कि परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा उसको देते हैं 1 नंबर, और जिसका परमाणु क्रमांक है सबसे कम उसको दिए जाते हैं 4 नंबर। उसके बाद अपन देखते हैं कि वो अणु किस प्रकार से घूम सकता है, उसके आधार पर या तो उसको आर या क्या लिखा जाता है एस। आज अपन आरएस नामकरण का एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ उसको पढ़ लेते हैं कि दो कायरल सेंटर आ जाए उस सिचुएशन में अपन को क्या करना है। जैसे मान लो ये ले लेते हैं COOH, इधर है H, इधर ले लिया OH, इधर है H, इधर ले लिया OH। ये मेसो टार्ट्रिक अम्ल है। किसका एग्जाम्पल है? मेसो टार्ट्रिक अम्ल का। तो आप मेरे को ये बताएं कि मेसो टार्ट्रिक अम्ल में टोटल कायरल सेंटर कितने होते हैं? सोच के बताना। बिल्कुल सही है, टोटल कायरल सेंटर कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब मुझे इन दोनों का नाम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? देखो, इस कायरल सेंटर से देख रहा हूं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा, इसको दिया 1 नंबर। कार्बन इससे जुड़ी है ऑक्सीजन, कार्बन इससे जुड़ी है ऑक्सीजन, एक जुड़ा है कार्बन, एक जुड़ा है हाइड्रोजन। इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। लेकिन इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसको मिलेंगे 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और इसको कितने मिलेंगे? 4 नंबर। तो यहां से मैं इसको घुमाऊं तो 1 2 3, ये लीजिए 1 2 3, इस प्रकार से घूम गया। तो इस प्रकार से घूमने पर विन्यास क्या आना चाहिए? एस। क्लॉकवाइज घूमे तब आर आता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो विन्यास क्या आना चाहिए था? एस। लेकिन मैं इस एस को रिवर्स कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? ये आर। चलो, रिवर्स करने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि 4 नंबर वाला ग्रुप ये इस लाइन में कहीं पर भी होता तब अपन आंसर वही रखते हैं। लेकिन यदि ये स्थिर सी लाइन पर आता है, चाहे इधर आओ चाहे इधर, तो जो भी आंसर आता है उसको रिवर्स कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये 4 था, हम इसको इधर लाते, इसके लिए अपन इवन चेंज करते, यानी 2 चेंज करते। 2 चेंज करने से अणु का मूल विन्यास चेंज नहीं होता। तो ऐसा करने से अच्छा है कि इस लाइन पर आए तो आंसर वही रखो, और इस लाइन पर आए तो उसको क्या कर दो? उल्टा। तो इस किरेल कार्बन का क्या आ जाएगा? आर। इसकी बात करते हैं हम। देखो, ऑक्सीजन को दिया 1 नंबर, ये है 2, इधर वाला 3, और ये क्या है? 4। तो मैं इसको यहां से घुमा रहा हूं, 1, ये 2, ये 3, क्या आ रहा है? ये आर। लेकिन 4 नंबर वाला फिर स्थिर सी लाइन पर है तो इस आंसर को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा? एस। इसका मतलब है कि यदि 4 नंबर प्रायिकता वाला ग्रुप इस लाइन में आता है तो आंसर हमें वही रखना है। लेकिन यदि 4 नंबर वाला इनमें कहीं पर आ जाता है तब अपन आंसर को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो ये 2 कायरल सेंटर का पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो आप मुझे बताना कि उसमें क्या आंसर होगा। देखो, एग्जाम्पल तो बहुत सारे लेने के लिए, लेकिन अपन कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं किताब का। तो मान लीजिए कि अपन ने ये एग्जाम्पल ले लिया COOH, यहां लिखता हूं CH3, इधर लिखता हूं HCl, इधर भी लिख देता हूं HCl। आपको बताना है कि इसमें इस वाले कायरल सेंटर और इस वाले कायरल सेंटर का विन्यास आर होगा या एस होगा। तो बताओ लगे किस प्रकार से करोगे। सबसे पहले अपन इस कायरल सेंटर का निकालते हैं। टोटल जो 4 दिख रहे हैं, देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा, तो ये तो हो गया 1 नंबर।
इधर कार्बन है, इधर भी कौन है, कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन और दूसरा क्या जुड़ा है, क्लोरीन। इस कार्बन से क्या जुड़ी है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, क्लोरीन का। तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसको मिलेंगे 2 नंबर, इसको मिलेंगे 3 और इसको मिलेंगे 4 नंबर। तो मैं यहां से इसको घुमा रहा हूं, 1 2 3, 1 2 3, ये लो कौन सा विन्यास है, ये आर। लेकिन 4 नंबर इस लाइन पर आ गया तो मैंने इसका रिवर्स कर दिया, तो क्या जाएगा, एस। नीचे वाले का देखो, क्लोरीन को दिया 1 नंबर, इसको मिलेंगे 2 नंबर, इसको मिलेंगे 3 नंबर और इसको मिलेंगे 4 नंबर। तो मैं इसको यहां से घुमाऊं, 1 2 3, ये लीजिए 1 2 3, कौन सा है, ये एस। लेकिन फिर 4 नंबर इधर आ गया तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से सोचो कि मैंने क्या क्या किया है इसमें। मैं कह रहा हूं कि यदि इस लाइन पर यहां 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 और यहां कहीं पर भी 4 नंबर वाला ग्रुप आता तो मैं उस आंसर को वहीं रखता, चाहे वो आर हो चाहे वो एस हो। लेकिन यदि 4 नंबर दाई या बाही तरफ आ जाता है तो हमें आने वाले आंसर को रिवर्स करना पड़ता है। यही नियम है इस आर एस नामकरण का सबसे मुख्य है। अब मैं आपके सामने ग्लूकोज का एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं। CHO, CH2OH, इधर है HOH, इधर है OHH, फिर इधर है HOH, फिर इधर है HOH। ये 1 नंबर कार्बन 2 3 4 5 6, ये 1 से 6 तक के कार्बन हो गए ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में टोटल कार्यल सेंटर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होंगे, 4। आपको बताना 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर इन कार्यल सेंटर वाले कार्बन परमाणु का विन्यास आर आएगा या एस आएगा। तो देखो सभी का अपन निकालते हैं। सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन से देखो हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 4 परमाणु जुड़े हैं। तो बताओ कि इनमें सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन को दिया 1 नंबर। ये दोनों कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन फिर एक क्या जुड़ा है, कार्बन। इसका मतलब है कि इसको अपन कम प्रायिकता देंगे। CHO को ये से लिख सकते हैं, ये देखो CH डबल बॉन्ड और उसको ऐसे लिखते हैं। नीचे जो कार्बन है उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है। तो देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन के बाद कार्बन है। इसका मतलब है कि इसे 2 नंबर देने हैं, तो इसे देने पड़ेंगे 3 नंबर और इसे देंगे 4। तो मैं इसको यहां से घुमाऊंगा 1 2 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो इसका विन्यास क्या आएगा, एस। लेकिन 4 नंबर वाला स्टेज की लाइन में आ गया तो मैं आंसर को रिवर्स कर रहा हूं। ये क्या आ गया, आर आ गया। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। ये लीजिए, इस कार्बन की बात करता हूं। इसको देने पड़ेंगे 1 नंबर, ठीक है। इधर कार्बन, इधर भी कार्बन। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक कार्बन, इस कार्बन से फिर कार्बन, इस कार्बन से ऑक्सीजन, इस कार्बन से ऑक्सीजन। इसमें मामला काफी फंसा हुआ है। देखो इधर OH है, H है, तो इधर भी H है, OH है। इसका मतलब है कि इन दोनों कार्बन के लिए ये सारा सिस्टम तो सेम हो गया। लेकिन इस कार्बन से अगला क्या जुड़ा है, कार्बन। इस कार्बन से भी अगला क्या जुड़ा है, कार्बन। फिर इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, और उस कार्बन से 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि यहां पर इसको देने पड़ेंगे 3 नंबर। ये 1, ये इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहां से घुमाऊंगा 1 2 3। इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका विन्यास क्या आएगा, आर। लेकिन 4 नंबर वाला फिर देखिए लाइन पर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये देखो इस कार्बन का हो गया, इस कार्बन का हो गया। अपन इसकी बात करते हैं। इस कार्बन पर ऑक्सीजन को दिया 1 नंबर, 2 नंबर इनमें से किसी एक को देना पड़ेगा। तो वो 2 नंबर देखो कि इसमें आएगा या इसमें आएगा। इस कार्बन से एक OH एक H है, तो इस कार्बन से भी एक OH और एक H है। फिर इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, उधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि इसको मिल जाएंगे 3 नंबर, 2 नंबर, और इसको मिलेंगे 3 नंबर और इसको मिल जाएंगे 4।
फिर यहां से इसको मैं घुमाऊंगा 1 2 3, विन्यास आएगा S, रिवर्स क्या हो जाएगा R। तो कायरल सेंटर कितने भी हो 1 2 3 4, आप प्रायिकता वाले समूह के आधार पर आसानी से उसका विन्यास निकाल सकते हैं। एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जहां एक किरेल कार्बन था वहां मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर वाले को अपन इवन चेंज करते हुए नीचे ले आते हैं, उसके बाद R या S विन्यास डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन यदि कायरल सेंटर 2 या 2 से ज्यादा हो, उस स्थिति में सिंपल सा नियम है कि यदि दाएं या बाएं तरफ 4 नंबर वाला ग्रुप आता है तो आने वाले आंसर को रिवर्स करना पड़ता है, और यदि 4 नंबर वाले इसी लाइन में आते हैं तब आंसर को चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अब अपन आरएस नामकरण वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं। काफी एग्जाम्पल ले लिए, समझने के लिए आप और किताब से एग्जाम्पल उठा सकते हो, चाहे वो 12th की हो चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर की। मैक्सिमम एग्जाम्पल आप सोल्व करो, समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो मैंने नामकरण में आपको डीएल नामकरण बता दिया, आरएस हो गया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं लास्ट नामकरण का टॉपिक है ईजेड। ईजेड में देखो जेड का अर्थ तो है सिस से, और ये जो ई है इसका संबंध किससे होता है, ट्रांस से। सिस का मतलब है साथ साथ और ट्रांस का मतलब है एक दूसरे के विपरीत। तो अब अपन को एग्जाम्पल लेके देखने हैं कि सिस और ट्रांस के आधार पर ये ईजेड नाम देते कैसे हैं। तो ईजेड नामकरण बिल्कुल भी सिंपल है, अपन को ये एग्जाम्पल एल्कीन में देखना है। किसमें देखेंगे, एल्कीन में। किसी भी एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विबंध पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अधिक प्रायोरिटी यानी अधिक प्रायिकता वाले समूह एक तरफ हो तो उसका विन्यास होता है Z, और एक दूसरे के विपरीत हो तो उसका क्या हो जाता है E। फिर से सुनो, किसी भी एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विबंध पर अधिक प्रायिकता वाले समूह एक तरफ हो तो उसका विन्यास होता है Z, और अधिक प्रायिकता वाले समूह एक दूसरे के विपरीत हो तो उसका विन्यास क्या होता है E। देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इधर रखा H, इधर रखा H। इसका एग्जाम्पल है ये ब्यूट-टू-ईन का। अब आप मुझे बताओ कि इस कार्बन में इन दोनों में से किसकी प्रायिकता ज्यादा है। कार्बन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, कार्बन 6 नंबर पर आता है, इसकी ज्यादा प्रायिकता है। ये लो, ये स्टार लगा दिया। इन दोनों में इसकी ज्यादा है तो यहां स्टार लगा दिया। तो देखो अधिक प्रायिकता वाले समूह एक तरफ है तो इसका विन्यास पूछे तो इसका विन्यास क्या बताओगे, Z। और मैं इसको यूं लिख दूं तो देखो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए तो ये क्या हो जाएगा E। तो मैं कह रहा हूं कि Z का संबंध किससे है, सिस से, और E का संबंध किससे है, ट्रांस से। तो बिल्कुल सिंपल है ईजेड नामकरण में, कुछ भी समस्या नहीं है। देखो और एग्जांपल देता हूं, आप करके बताना ये वाला एग्जांपल। मान लीजिए अपन ने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड C Br, इधर ले लिया CH3, इधर ले लिया Br, फिर इधर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, फिर इधर ले लिया Br, फिर इधर ले लिया Br। अब आप इसमें सोच के बताओगे कि Z किसका होगा, E किसका होगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो इन दोनों में कार्बन और ब्रोमीन में किसकी प्रायिकता ज्यादा है, ब्रोमीन की। परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इन दोनों में इसकी ज्यादा। तो एक दूसरे के विपरीत हैं तो इसका क्या होगा E, और ये दोनों एक तरफ है तो इसका क्या हो जाएगा Z। तो Z का संबंध सिस रूप से हो गया और E का संबंध किससे हो गया, ट्रांस रूप से हो गया। तो बहुत ही सिंपल है ये एग्जाम्पल भी। चलो कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं अपन, जिसमें मान लो सिस ट्रांस रूप नहीं बनते हो। ये लो यहीं पे रख देता हूं मैंने, इधर Cl ले लिया,
ठीक है, और इसमें यहां Cl कर दिया, ये लीजिए। इसका मतलब है कि ये एल्कीन जो हमने लिए हैं इसके सिस और ट्रांस रूप नहीं बन रहे। यहां से देखेंगे क्लोरीन ब्रोमीन नहीं बनेंगे, मेथिल के सापेक्ष बन जाएंगे ना। ये वाला रूप तो क्या हो जाएगा ट्रांस, और ये वाला रूप क्या हो जाएगा सिस। तो अंतर तो कुछ भी नहीं है। ये कार्बन है, इसमें अधिक प्रायिकता क्लोरीन की, इस कार्बन में अधिक प्रायिकता ब्रोमीन की, इस कार्बन में अधिक प्रायिकता क्लोरीन की, इसमें ब्रोमीन की। समान समूह एक तरफ Z, अधिक प्रायिकता वाले एक तरफ Z, और एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या है E। तो वही बात हो गई कि सिस वाला Z और ट्रांस वाला क्या हो गया E हो गया। तो सभी एग्जाम्पल में आपको यही चीज मिलने वाली है, लेकिन कुछ जगह आपको ऐसे अपवाद मिलेंगे, कुछ जगह आपको ऐसे अपवाद मिलेंगे जहां पर इस नियम का ठीक से पालन नहीं होगा। देखो बता रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। ये मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये मान लो हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया इसी का सिस रूप बना के। अब ध्यान से सुनना, देखो दोनों OH एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ज्यामितीय समावयवता का कौन सा रूप है ट्रांस। चलो लिख ही देते हैं कि ये समावयवता का कौन सा रूप है ट्रांस। ये OH एक तरफ है, तो ये क्या है सिस। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सिस वाला होता है Z और ट्रांस वाला क्या होता है E होता है, लेकिन यहां पर कुछ अलग हो सकता है। देखो इन दोनों में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, ऑक्सीजन क्लोरीन में क्लोरीन का है। कार्बन ऑक्सीजन में किसका है ऑक्सीजन का। अधिक प्रायिकता वाले समूह एक तरफ होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है Z। इन दोनों में क्लोरीन का, इन दोनों में ऑक्सीजन का, अधिक प्रायिकता वाले एक दूसरे के विपरीत, तो इसका क्या आ गया E। तो मैं अभी तक आपको एक चीज बार बार बता रहा था कि सिस का संबंध Z से और E का संबंध है ट्रांस से, लेकिन यहां पर ये चीज उल्टा हो गई। देखो सिस का संबंध Z की जगह किससे हो गया E से, और ट्रांस का संबंध किससे हो गया Z से। तो हमें इन चीजों को ज्यामितीय समावयवता के सिस और ट्रांस रूप से जोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। हमें तो ये देखना है कि अधिक प्रायिकता वाले ग्रुप एक तरफ हो, चाहे वो सिस हो चाहे वो ट्रांस हो, उसका विन्यास Z होगा, और अधिक प्रायिकता वाले समूह एक दूसरे के विपरीत हो, उस स्थिति में विन्यास E होगा। हमें रूप सिस ट्रांस से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये EZ नामकरण के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। चलो अब मैं अगला टॉपिक लेने जा रहा हूं। चलो तीनों नोमेनकल्चर अपन ने पढ़ लिए, EZ हो गया, DL हो गया, RS हो गया, मैक्सिमम एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व कर लिए। अब मैं एक छोटी सी परिभाषा है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण, तो रेसिमिक मिश्रण क्या होता है। देखो प्रकाशिक समावयवता का एक ग्रुप था D प्लस, एक ग्रुप क्या था L माइनस। एक है D प्लस और एक है L माइनस। D था डेक्सो रोटेटरी, L क्या था लिवो रोटेटरी। तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि दो यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल यहां ले सकते हो, ये लीजिए मैं ले लेता हूं, ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब, इधर COOH, इधर CH3, इधर Cl, दो कायरल सेंटर, ये दो कायरल सेंटर, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी भी हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, प्रकाशिक समावयवता देते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो एक ग्रुप को डेक्सो रोटेटरी, एक को क्या नाम दे दिया लिवो रोटेटरी। मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में 50% ये बनता है, 50% ये बनता है, यानी इनका अनुपात या रेशियो 1:1 ये होता है। तो 50% D रूप, 50% L रूप,
इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसको बोला जाता है रेसिमिक मिश्रण। 50% में ये रूप, 50% में ये रूप, दोनों को मिक्स किया तो ये DL कोष्टक में लिख दिया, प्लस माइनस ये चीज लिखी जाती है रेसिमिक मिश्रण के लिए। अब ध्यान से सुनो कि रेसिमिक मिश्रण होता क्या है। डी का मतलब है डेक्सो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसका मतलब है कि इस यौगिक का जलीय विलयन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है। इसका मतलब है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो ये जितना क्लॉकवाइज घुमाएगा ये उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। इस कारण परिणामी विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य। और जो मिश्रण बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये जो मिश्रण बना ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी प्रकाशिक अक्रिय। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है, ये भी घुमाता है, लेकिन जब दोनों का बराबर मात्रा में लेकर एक मिश्रण बनाया जाए तो वो मिश्रण प्रकाशिक गुण नहीं दर्शाता, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी तरफ घूर्णित नहीं करता। तो रेसिमिक मिश्रण है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव यानी प्रकाशिक अक्रिय होता है। समतल ध्रुवित के प्रकाश के तल को ना तो क्लॉकवाइज घुमाता है ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो D और L रूप से रेसिमिक मिश्रण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेसिमीकरण। और रेसिमिक मिश्रण इन दोनों का देखो परिणामी विस्थापन 0 आता है। उसके लिए जो चीज काम आती है मैंने आपको बताया भी था, एक्सटर्नल कंपनसेशन। हिंदी में बोले तो बाह्य प्रतिकार। किसी भी प्रकाशिक समावयवी के एक रूप द्वारा प्रकाशिक समावयवी के दूसरे रूप के प्रकाशिक गुणों को निरस्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाह्य प्रतिकार, एक्सटर्नल कंपनसेशन। और इस प्रक्रिया के कारण किसका निर्माण हो जाता है, रेसिमिक मिश्रण का। तो रेसिमिक मिश्रण का मतलब है कि दो प्रतिबिंब समावयवी हैं, दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, वो एक दूसरे के प्रकाशिक गुणों को निरस्त करते हैं, तब जो मिश्रण बनता है उसको क्या बोला जाता है, रेसिमिक मिश्रण। यदि मैं इसको 60 और इसको 40 लूं तब दोनों को मिलाने से रेसिमिक मिश्रण नहीं बनेगा। इनको रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए 1/1। चलो अब रेसिमिक मिश्रण वाला पार्ट अपना पूरा हो गया, केवल डेफिनेशन ही थी। एग्जाम्पल जरूर अब बताऊंगा मैं इसका। रेसिमिक मिश्रण को समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, मान लीजिए ये रिएक्शन है CH3 CCH3 CH3 Br। इसकी रिएक्शन मैंने कराई OH माइनस से, तो बना CH3 CCH3 CH3 OH प्लस Br माइनस। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस कर दिया। ये SN1 रिएक्शन है। टोटल 2 स्टेप में होती हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट साइड हटे। तो SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिश्रण बनता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ये वाला कार्बन हमें किरेल लेना है। तो बताओ ये किरेल है क्या, नहीं है। यहाँ पर 3 एक जैसे हो गए, इसका मतलब है कि सिमेट्रिक कार्बन है सममित। और सममित कार्बन किस प्रकार के होते हैं, एक किरेल। तो हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे तो हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर रेसिमिक मिश्रण प्राप्त करने के लिए अपन क्या करें, एक ले लें C2H5, एक ले लें C3H7 और एक ले लेते हैं CH3। तो ये कार्बन अब क्या हो चुका है, कायरल हो चुका है, ये लीजिए। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि SN1 मैकेनिज्म कैसे होती है। सबसे पहला स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप, हमें ये येलो एल्केन लेना है C3H7, ऊपर जुड़ा है CH3,
नीचे जुड़ा है C2H5, इधर है Br। फर्स्ट स्टेप है ये देखो रिवर्सिबल होगा, स्लो स्टेप है। इस स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा। इसके अलावा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसी स्टेप पर डिपेंड करेगी। ये लो, ये CH3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटा तो ये तो लिविंग ग्रुप के रूप में हैलाइडाइन बाहर आ गया और एक कार्बोकेटाइन बन चुका है। इस कार्बोकेटाइन में ध्यान से देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से क्या हो चुका है, sp2। sp3 टेट्राहेड्रल था, लेकिन sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर में यहाँ सेकेंड स्टेप में बना रहा हूं। ये लो, ये लिया सेकेंड स्टेप, ये यहां बनाया C3H7, एक है C2H5, एक है CH3, ये कार्बोकेटाइन। इस पर अटैक करना है किसका, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का। तो देखो अटैक इस तरफ से भी हो सकता है, अटैक इस तरफ से भी हो सकता है। दोनों तरफ की प्रायिकता 50-50 है। तो दोनों तरफ से अटैक करके देखते हैं। यदि अटैक बैक साइड से हुआ तब तो ये बनेगा OH, C3H7, C2H5, CH3। और यदि अटैक फ्रंट साइड से हुआ उस सिचुएशन में ये बनेगा, ये लीजिए OH इधर। इसका मतलब है कि 50% तो ये बनता है और 50% ये बनता है। दोनों का 50-50% है। इसका मतलब है कि इन दोनों को मिलाने से जो रेसिमिक मिश्रण बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब अपन ये वाला कार्बन क्या लेते हैं, कीरेल कार्बन लेते हैं। तो देखो इन दोनों में देखो, जहां से Br निकला उसके अपोजिट साइड में आके OH जुड़ा। इसका मतलब है कि बैक साइड अटैक है, जहां से Br हटा वहीं OH हट गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिबिंब रूप हैं। और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप एक दूसरे के परिणामी विस्थापन को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर SN1 अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण बनता है। तो रेसिमिक मिश्रण और रेसिमीकरण ये टॉपिक में जो डेफिनेशन है वो लगभग अपन ने कंप्लीट कर ली 12th की बुक के हिसाब से। बाकी अपन ग्रेजुएशन में चले तो रेसिमिक मिश्रण बहुत डिटेल से दे रखा है कि रेसिमिक मिश्रण में क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से इनमें D और L समावयवी को वापस अलग अलग करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टीरियो केमिस्ट्री में अपना केवल एक टॉपिक बचा है, वो है कन्फर्मेशनल आइसोमर, यानी सरूपण समावयवता। तो ये लास्ट टॉपिक अपन 1 या 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ये मैं आपको 2 में पढ़ाऊंगा। एक तो पढ़नी है एथेन में और एक इसमें पढ़ोगे साइक्लोहेक्सेन में। हमें उसमें एक तो ग्रसित और एक सांत्रित रूप देखना है। न्यूमान और साहर्स से प्रेक्षेपण सूत्र बनाकर स्टेबिलिटी चेक करनी है। ज्यादा मेजर टॉपिक है नहीं, ये 2 वीडियो पूरे हो जाएंगे अगले। उसके बाद मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ GOC और GIOC। देखो चैप्टर है ये तो लगभग आजकल हर स्कूल के वीडियो लेक्चर में चल रहे हैं। चैप्टर तो सब पढ़ा रहे हैं। अपन को क्या करना है कि कंसेप्ट क्लियर करना है कि ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले अपन को पता भी होना चाहिए कि ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं आपको एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके बेसिक कंसेप्ट हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। तो आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखना। ये कंसेप्ट 11th 12th BSc MSc यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी स्टूडेंट के लिए होंगे। मैक्सिमम एग्जाम्पल अपन इनमें देखेंगे। तो यदि ये आप वीडियो सारे देखोगे तो आपके मैक्सिमम कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिजिकल में कोई ज्यादा समस्या है नहीं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ज्यादा फिजिकल में है नहीं। GOC और GIOC यही मेजर टॉपिक हैं। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ऑर्गेनिक के अगले चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।